हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स। ये जो पूरा टॉपिक है इसको यहाँ पर हम समझेंगे। इससे पहले हमने क्या करा, हमने पूरा इमरजेंसी का बैकग्राउंड समझने में जो फर्स्ट पॉइंट हमने अंडरस्टैंड करा, इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। राइट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था, हमने समझा कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था गरीबी हटाओ का, वो क्या दिखाई दे रहा था, वो एक तरीके से फेलियर के तौर पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन 1971 के बाद से और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो रहा था, इसी की वजह से लोग सड़कों पर उतर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी में से ही हम यहाँ पर अब दो चीज़ें समझने जा रहे हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट अनरेस्ट होते हैं, बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स होते हैं, उसमें से दो फेमस पॉपुलर मूवमेंट जो थी इंडिया में इमरजेंसी के पीरियड से पहले, इट वॉज द गुजरात मूवमेंट एंड द बिहार मूवमेंट। ठीक है, क्या होता है गुजरात मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट में कौन लीडर लीड करते हैं, बिहार में क्या होता है, किस तरीके से जयप्रकाश नारायण एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर उभरते हैं। एंड सब लोग देखने लगते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण है वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं किसके, इंदिरा गांधी के। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है, द स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड बिहार बोथ ऑफ विच वर कांग्रेस रूल स्टेट। समझो पहले यहाँ पर गुजरात और बिहार ये दोनों के दोनों कांग्रेस रूल स्टेट है, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस जीती थी 1971 इलेक्शन में। तो इसके बाद क्या हुआ है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट गुजरात में होने लगे, बिहार में होने लगे, दे हैड अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द टू स्टेट्स एंड द नेशनल पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट इन दोनों स्टेट की पॉलिटिक्स पर तो हुआ ही, वहाँ की लोकल राजनीति पर तो हुआ, साथ ही साथ में पूरे देश की पॉलिटिक्स पर भी इसका इम्पैक्ट था। यानी कि ये जो ऐसी मूवमेंट थी, गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, इनका इम्पैक्ट नेशन वाइड इम्पैक्ट था। ठीक है, सबसे पहले गुजरात मूवमेंट की बात करें, जनवरी 1974 में जो स्टूडेंट्स थे गुजरात में, दे स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, कुकिंग ऑयल एंड दी अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड अगेंस्ट द करप्शन इन दी हाई प्लेसेस। क्या होने लगा, स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा हुए, गुजरात में प्रोटेस्ट करने लगे, एजिटेशन करने लगे कि जो फूड ग्रेन्स हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे। तो खाना क्या हो गया था, एक तरीके से जो फूड ग्रेन्स थे वो महंगे हो गए, फिर उसके बाद कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, जो अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ है ना, जो बेसिक सब्जियां हैं एंड अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है, जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो वो भी क्या होने लगी, वो भी उसकी रीच से बियॉन्ड जाने लगी, बाहर जाने लगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, और ठीक वैसा हो भी रहा था। और साथ ही साथ करप्शन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, जो ऊंचे ऊंचे प्लेसेस है राइट। तो जहाँ जहाँ पर जो काम बिना पैसे के होना चाहिए था, वहाँ पर भी पैसे देकर काम करना पड़वा रहा था, विच मीन्स दैट कि क्या एक तरीके से हो रहा है, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों में करप्शन दिखाई दे रहा है राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर समझाया गया है वो क्या है, इस सिचुएशन की वजह से जो ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, अब यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो मेजर अपोजिशन पार्टीज़ है, वो भी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लग जाती है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड डिमांड, एक वाइड स्प्रेड डिमांड उठने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड जब पूरे राज्य में प्रोटेस्ट होने लगा, अनरेस्ट दिखाई देने लगा, सो इट लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। समझ में आ रहा है, देखो सीधी सी बात है, जब बंद होने लगेगा, हर चीज़ को बोला जाने लगेगा कि प्रोटेस्ट है, बंद कर दो, मार्केट्स बंद कर दो, स्कूल्स बंद कर दो, है ना, सड़क पर चक्का जाम एक तरीके से हो जाएगा, लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ट्रैफिक मूवमेंट रुक जाएगा। सब सारी की सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पूरे स्टेट में, गुजरात में जब होने लगी, तो फिर सरकार को लगने लगा कि सरकार अब इस पूरी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल क्या हो चुका है, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो चुका है कि हर व्यक्ति सड़कों पर उतर चुका है और सरकार से डिमांड कर रहा है बहुत सारी। समझ में आया, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर क्या लगने लगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया, ताकि सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हो सके। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो जो अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो एक डिमांड रखती है। डिमांड क्या करती है कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए गुजरात में, तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होना चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस की वो डिमांड उठाते हैं। और जो मोरारजी देसाई है, जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस ओ के, who was the main rival of Indira Gandhi when he was in the Congress, he announced that he would go to the indefinite fast if the fresh elections were not held in the state.
क्या बोला, मोरारजी देसाई आते हैं। मोरारजी देसाई एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं। तो वो आते हैं एंड वो कांग्रेस ओ के काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जब तक गुजरात में फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक वो क्या करेंगे, वो गांधी जी की तरह इनडेफिनेट फास्ट रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होने लगा, वहाँ पर मोरारजी देसाई ने अपना स्टैंड रखा। तो बाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर हो जाता है सरकार के ऊपर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, स्टूडेंट से भी, और मोरारजी देसाई ने जो एक तरीके से कमिटमेंट करी उसकी वजह से भी, है ना। अपोजिशन पार्टीज़ भी सारी एक साथ आ रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एट द एंड असेंबली इलेक्शंस को करवाना पड़ा। असेंबली इलेक्शंस दे वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975, और इस असेंबली इलेक्शन में जो वहाँ की कांग्रेस सरकार थी वो डिफीट हो जाती है। तो मतलब क्या है कि गुजरात में जो मूवमेंट चली, जिसमें मोरारजी देसाई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो ये मूवमेंट किसके खिलाफ थी, ये मूवमेंट थी एक लोकल मूवमेंट जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। एंड गुजरात में जो प्रॉब्लम्स थी, जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स थी, फूड ग्रेन के प्राइसेस एक तरीके से बढ़ जाना, कुकिंग ऑयल एंड अदर इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ उनके रीच से बियॉन्ड हो जाना, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर करप्शन का जो इशू था, इन सब की वजह से क्या होने लगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर ये मूवमेंट पूरे राज्य को अफेक्ट करने वाली मूवमेंट बनी, जिसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा, डिमांड उठने लगी कि स्टेट में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। एंड फाइनली गुजरात में क्या होता है, गुजरात में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और उसमें कांग्रेस हार जाती है। तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि अगर कांग्रेस हार रही है, विच मीन्स दैट पीपल वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, है ना। वो कांग्रेस गवर्नमेंट से पूरी तरीके से नाराज थे कि सरकार जिस दावों पर आई थी, जिस प्रोमिसेस पर आई थी, वो प्रोमिसेस बिल्कुल पूरा नहीं कर पाई। समझ में आ रहा है। तो ये तो गुजरात का केस स्टडी हमने समझा, गुजरात मूवमेंट को हमने समझा। इसी तरीके से एंड कुछ इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड लेवल पर, कुछ इससे भी ज़्यादा बड़े लेवल पर बिहार में चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो हुआ क्या, बिहार की केस स्टडी को समझते हैं। मार्च 1974 में स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कैरसिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। तो क्या होने लगा, जो मार्च 1974 है उसमें भी मार्च 1974 में बिहार में भी स्टूडेंट्स आए, इकट्ठा हुए, उन्होंने वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करना चालू करा सेम टू सेम इश्यूज़ पर कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, खाने की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार नहीं है स्टूडेंट्स के पास, एंड करप्शन का भी काफ़ी वाइड स्प्रेड इशू था। अब ये जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जयप्रकाश नारायण को इनवाइट करते हैं। जयप्रकाश नारायण को इनवाइट करते हैं, जो बेसिकली उस समय एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ चुके थे, ठीक है, और वो सोशल वर्क कर रहे थे। तो वो उनको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारी मूवमेंट यानी स्टूडेंट मूवमेंट को, बिहार में जो स्टूडेंट मूवमेंट चल रही थी सारे कॉमन इश्यूज़ के ऊपर, वो उस मूवमेंट को जयप्रकाश नारायण को लीड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जयप्रकाश नारायण कौन थे, ठीक है, उनका जो बेसिक बैकग्राउंड है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको कवर करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1902 में, 1902 से 1979 तक ये उनका बेसिकली क्या है, इनका लाइफ स्पैन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया गया, मार्क्सिस्ट इन हिज यूथ, इनिशियली क्या थे, तो अपने यूथ के ईयर्स में वो मार्क्सिस्ट थे, यानी कि मार्क्सिज्म से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट था मार्क्सिज्म का, और मार्क्सिज्म को फॉलो भी करते थे। फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी, तो वो क्या थे, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी किसके थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, और जो सोशलिस्ट पार्टी थे उसके एक तरीके से जनरल सेक्रेटरी थे। इसके बाद ही वॉज ऑल्सो हीरो इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका। एंड ही डिक्लाइंड टू ज्वाइन द नेहरूज कैबिनेट, तो नेहरू जी ने क्या किया था, ऑफ़र किया था कि वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं, बट जयप्रकाश नारायण ने वो उस चीज़ को डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद 1955 के बाद में उन्होंने क्या करा, एक्टिव पॉलिटिक्स को क्विट किया एंड ही बिकेम अ गांधीयन, ठीक है। मार्क्सिस्ट से क्या बन गए, मार्क्सिस्ट, देखो मार्क्सिस्ट एक ऐसा मार्क्सिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो रेवोल्यूशन में विश्वास रखता है, और रेवोल्यूशन में भी कौन सा रेवोल्यूशन, आर्म्ड रेवोल्यूशन, वायलेंस वाला रेवोल्यूशन, ठीक है।
ये चीज़ है। और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, 1955 के बाद वो मार्क्सिस्ट से गांधीयन बन जाते हैं। और गांधी क्या है, गांधी पैसिफिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, विच इज़ डायरेक्टली एक तरीके से जो अपोजिट है किसके, रेवोल्यूशनरिज्म से, जो कि मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है उनमें, गांधीयन बन जाते हैं वो। एंड वो भूदान मूवमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नागा रेबल्स जो होते हैं, नागालैंड में भी मूवमेंट चल रही थी, नागा रेबल्स एक तरीके से ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, तो उनके साथ नेगोशिएशन का काम करते हैं, बातचीत करने का काम करते हैं। कश्मीर में पीस जो इनिशिएटिव है उसको भी लीड करते हैं। एंड इंश्योर द सरेंडर ऑफ डेकॉइट्स इन चंबल वैली, तो जो चंबल घाटी है उसमें जो डेकॉइट्स का सरेंडर है उसमें भी वो इंश्योर करते हैं, उनके साथ बातचीत करके उनका सरेंडर करवाते हैं। ठीक है, बिहार मूवमेंट को ये लीड करते हैं, अभी हम समझेंगे उसके बारे में भी कि कैसे लीड करते हैं। ही बिकेम द सिंबल ऑफ अपोजिशन टू इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी इमरजेंसी में जो इमरजेंसी लगी थी, एक तरीके से उसका अपोजिशन का सिंबल किसको माना गया, जयप्रकाश नारायण को माना गया। एंड ही वॉज द मूविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। तो आगे आप देखोगे कि 1977 में कांग्रेस गवर्नमेंट हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है, तो जनता पार्टी का फॉर्मेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, उसके फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले करा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। समझ में आ गया। तो ये बेसिक बैकग्राउंड के बारे में तो हमने समझ लिया कि कैसे वो एक मार्क्सिस्ट थे इनिशियली, फिर उसके बाद वो गांधीयन बने, फिर उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था 1955 में, सोशल वर्क कर रहे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में उन्होंने एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। एंड फाइनली क्या होता है कि वो बिहार मूवमेंट के लीडर बन जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बिहार मूवमेंट की तरफ चलते हैं। तो क्या बोला गया, जयप्रकाश नारायण के पास ऑफर आया कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स को क्या करो, स्टूडेंट का जो मूवमेंट चल रहा है बिहार में उसको लीड करो। उन्होंने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ही एक्सेप्टेड इट ऑन द कंडीशन दैट मूवमेंट विल रिमेन नॉन वायलेंट एंड विल नॉट लिमिट इटसेल्फ टू बिहार। दो कंडीशन उन्होंने रखी, दो शर्त रखी। पहली चीज़ ये है कि सारी मूवमेंट जो है, जो मूवमेंट लीड करी जाएगी वो नॉन वायलेंट रहेगी, उसमें वायलेंस नहीं होगा, क्योंकि वो गांधीयन थे। ऑब्वियस सी बात है कि वो गांधीयन आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, तो जो जैसा गांधी जी का आइडिया था कि नॉन वायलेंस तरीके से हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, ठीक वैसा ही उन्होंने यहाँ पर बोला। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि ये जो बिहार की मूवमेंट है ना, ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, इसका इम्पैक्ट नेशन वाइड तक होना चाहिए, या बिहार से शुरू ज़रूर होगी ये, लेकिन बिहार तक ख़त्म नहीं रहेगी, ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, शुरू बिहार से होगी और धीरे धीरे ये पूरे राष्ट्र में पूरी नेशन वाइड मूवमेंट बननी चाहिए। ये कंडीशन थी। इस कंडीशन के बेसिस पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करा कि ठीक है मूवमेंट को लीड करते हैं। राइट, तो उनका अजम्पशन क्या था, वो बेसिकली स्टूडेंट मूवमेंट को एक तरीके से पॉलिटिकल कैरेक्टर देना चाह रहे थे और साथ ही साथ उसको एक नेशनल अपील देना चाह रहे थे कि ये मूवमेंट केवल और केवल बिहार तक सीमित ना हो। फिर क्या होता है कि ये जो मूवमेंट है उसमें जो अलग द पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ दे नाउ एंटर द मूवमेंट, तो अलग अलग जो एरियाज़ हैं, राइट, इंडियन सोसाइटी के अलग अलग स्पेयर्स में काम करने वाले लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं। जयप्रकाश नारायण डिमांड क्या करते हैं, डिसमिसल ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार। कांग्रेस गवर्नमेंट जो बिहार में थी, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई अपने प्रोमिसेस को डिलीवर करने में, दैट इज़ वाई ही वॉज डिमांडिंग कि क्या होना चाहिए, बिहार सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। और एंड ही गेव अ कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन इन द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर। देखो पहली बात क्या है कि सरकार हटनी चाहिए, बिहार में जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो हटाओ, इलेक्शन करवाओ, एक नई सरकार का गठन करो, पहली डिमांड ये थी। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी डिमांड है, जिससे पूरी एक तरीके से उनकी जो बिहार की जो मूवमेंट है उसका नाम पड़ता है, वो क्या होती है, वो होता है द डिमांड फॉर टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति जिसको हिंदी में कहते हैं। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्पेयर में हर जगह पर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्रांति आनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार आना चाहिए हर चीज़ पे, हर एस्पेक्ट में। एंड इसके बाद ही क्या होगा, वो कहते हैं कि जब टोटल रेवोल्यूशन आएगा तो ही जा करके ट्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सकती है भारत में। यानी कि असली मायनों में भारत में लोकतंत्र कब आएगा, असली मायनों में भारत में लोकतंत्र तब आ पाएगा जब भारत में संपूर्ण क्रांति होगी या टोटल रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्लोगन दिया हुआ है। स्लोगन क्या है, बिहार मूवमेंट का एक स्लोगन है जो आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो जब भी अगर बिहार मूवमेंट पर सपोज क्वेश्चन आता है। सो यू कैन स्टार्ट द आंसर विद दिस पर्टिकुलर स्लोगन। क्या है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है।
इंग्लिश में ज़रूर लिखना इसको साथ साथ में, विद टोटल रेवोल्यूशन एज आर मोटो द फ्यूचर बिलोंग्स टू अस, राइट। तो ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो संपूर्ण क्रांति है ना, टोटल रेवोल्यूशन है, सोशल एस्पेक्ट में भी रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी रेवोल्यूशन, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नारा है। बिहार में जो क्रांति हो रही है, संपूर्ण क्रांति, वो उसका नारा है। और दूसरी चीज़ क्या है, भावी इतिहास हमारा है, यानी कि फ्यूचर बिलोंग्स टू अस। वो ये कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो भारत में टोटल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, और टोटल रेवोल्यूशन लेकर आने के बाद एक नया भारत क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा भारत जो एक्चुअली में, जहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी है, जहाँ पर वाकई में लोकतंत्र है और असली मायनों में, सच्चे मायनों में लोकतंत्र है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। देखो इसके पीछे का आइडिया क्या है, इसके पीछे का पूरा आइडिया ये है कि डेमोक्रेसी तो इंडिया में थी, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब केवल ये नहीं होता ना कि सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हम कर रहे हैं, इलेक्टेड सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो दैट इज़ ओनली द एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। नो, डेमोक्रेसी का एक वाइडर मीनिंग है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या होने चाहिए, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए सरकार के साथ, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। उनका रोल भी होना चाहिए पॉलिटिक्स में, दैट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जब जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका आइडिया यही है कि लोकतंत्र कहने के लिए तो लोकतंत्र है, लेकिन जब लोगों की डिमांड ही यहाँ पर फुलफिल सरकार नहीं कर पा रही, तो कैसा लोकतंत्र। जब लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है, सरकार एक तरीके से उस प्रोटेस्ट को हटाने की कोशिश कर रही है इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। वो चीज़ दिखाती है कि भारत में असली मायनों में लोकतंत्र नहीं है। समझ में आया। तो ये पूरा आइडिया था इस चीज़ के पीछे, इस पूरे नारे के पीछे। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेवोल्यूशन का जो आइडिया है ना, उसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कहने के लिए तो देखो दिमाग में एक बार बैठ जाता है कि अच्छा ठीक है, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। लेकिन अगर मैं डीपर सेंस में पूछूं कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, अच्छा, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स आप दो, एक्सप्लेन करो ज़रा। सोशल में सोशल रिफॉर्म्स, किस तरीके के सोशल रिफॉर्म्स वो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स वो बात कर रहे हैं, है ना। तो आप बता नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है। तो ऊपर ऊपर से तो हमें आइडिया हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा और इन डेप्थ में हम चीज़ों को अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो टोटल रेवोल्यूशन में मोटे मोटे तौर पर 3 एरियाज़ में रेवोल्यूशन है। पहला है सोशल इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक यानी कि सोसाइटी में भी और इकोनॉमिक कंडीशन में भी। सोसाइटी में क्या रेवोल्यूशन है, जो कास्ट के बेसिस पर जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सब कुछ हटना चाहिए, ऐसा जयप्रकाश नारायण ने बोला था। दूसरी चीज़ पर वो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इक्वालिटी की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे भारत में जितने भी सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, इन तीनों में रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, इन तीनों की ग्रोथ करवानी पड़ेगी, केवल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये है सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। भूदान को वो सपोर्ट करते हैं, भूदान से क्या होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगी। एग्रीकल्चर में भी क्या होगा, एग्रीकल्चर में भी इंप्रूवमेंट्स होगी। तो ये सारा है जो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर वो चेंजेस लेकर आने की, क्रांति लेकर आने की बात कर रहे हैं। समझ में आया। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल लेवल में वो सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, बिकॉज ही वॉज अ गांधीयन फॉलोवर। इसलिए गांधी जी जैसे बात करते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पंचायती राज स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण इस चीज़ को बोल रहे थे कि भारत में अगर संपूर्ण क्रांति लेकर आनी है तो हमें राजनीति में भी बदलाव लेकर आना पड़ेगा, और राजनीति में अगर हमें बदलाव लेकर आना है तो सबसे पहले लोगों को ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी राजनीति में, ताकि वो भी राजनीति में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके जितना कि राजनेता करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जब लोगों के पास पावर होगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होंगे, तो लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, ग्राम पंचायत बना करके। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या बोली कि पॉलिटिक्स का मतलब पैसिव पॉलिटिक्स मत रखो, पॉलिटिक्स का मतलब पैसिव मत रखो, एक्टिव रखो पॉलिटिक्स को। लोगों का पार्टिसिपेशन, जितने ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे, जितना ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर करके सरकार से डिमांड करेंगे, दैट इज़ व्हाट द एक्चुअल पॉलिटिक्स इज़। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हम क्या कर रहे हैं, पैसिव सिटीजन्स के तौर पर बैठे हैं। क्रांति आनी चाहिए यहाँ पर ये रिफॉर्म आना चाहिए पॉलिटिक्स में, कि पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट से ज़्यादा, या कम से कम जितना गवर्नमेंट पार्टिसिपेट पॉलिटिक्स में करती है, सब कुछ पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें अगर सरकार डिसाइड करती है, मुद्दे क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो लोगों का कंट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए ना इसमें। पार्टीज डिसाइड कर देती है कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। अरे लोग भी तो आए सड़कों पर और बताए कि हमारे मुद्दे क्या हैं।
इस तरीके से जयप्रकाश नारायण बात कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल आइडिया उनका है कि पॉलिटिक्स में चेंज होना चाहिए, पावर लोगों के हाथ में भी जानी चाहिए और लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और तीसरे बड़ी लेवल पर वो क्या बात करते हैं, वो इलेक्टोरल सिस्टम्स में रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्शन हो रहे हैं, दल बदले जा रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस बंद करनी चाहिए हमें, उसके लिए कानून बनाना चाहिए और ज़्यादा बेटर तरीके से अपने यहाँ पर इलेक्शंस करानी चाहिए। समझ में आया? तो ये सोशल इकोनॉमिक लेवल पर चेंजेस, ये पॉलिटिकल लेवल पर चेंजेस। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कल्चरल लेवल पर कह सकते हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पर कह सकते हैं, एजुकेशनल एस्पेक्ट पर कह सकते हैं, वो सब एक ही तरीके से बात कर रहे हैं। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इंडिया में क्या होना चाहिए, मास एजुकेशन होना चाहिए, मास एजुकेशन होना चाहिए। वो कहते हैं देखो, किसी भी देश को अगर चेंज करना है, सबसे पहले देश में जो लोग हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, उसको चेंज करना पड़ेगा, उनके कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक ही मात्र तरीका है, दैट इज़ एजुकेशन। लोगों को जितना ज़्यादा हम एजुकेट करेंगे, मास बेसिस पर एजुकेशन देंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा रिच है या गरीब है, हर बच्चे को एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगी, तब तक भारत देश नहीं सुधर सकता, रिफॉर्म नहीं आ सकता और संपूर्ण क्रांति नहीं आ सकती तब तक, क्योंकि हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। व्यक्ति जब तक जागरूक नहीं होगा अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, जब तक वो समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने बात करी। दूसरी बड़ी चीज़ उन्होंने क्या बात करी, उन्होंने एजुकेशन में जो एक्चुअली में मतलब ये एक्चुअली में दिखाई देता है कि देखो, एजुकेशन का मतलब क्लासरूम एजुकेशन थोड़ी ना होता है। वो इस बात से एग्री नहीं करते थे। वो कहते हैं कि एक तरफ ठीक है क्लासरूम एजुकेशन हो, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े लेवल पर एजुकेशन शुड नॉट बी जस्ट पैसिव रिसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और द नॉलेज। बच्चों को केवल पैसिवली ये मत बोलो कि आप केवल ये चैप्टर पढ़ लो, इस तरीके से आप नॉलेज गेन कर लो, वो बहुत पैसिविटी लेकर आएगा बच्चों में। बच्चों को एक्टिव तरीके से नॉलेज गेन करवाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और एक्टिव तरीके से क्या है कि बच्चे खुद एक तरीके से क्या करें, सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करें, सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करें, बच्चे खुद पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, समझे चीज़ों को कि सरकार कैसे चलती है, क्या होता है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट तो करें कम से कम। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कैसे पूरे भारत देश का डेवलपमेंट होगा, नेशनल डेवलपमेंट में हर सोसाइटी में हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए बच्चों को भी हमें दिखाना पड़ेगा, उनको खुद पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा सोशल सर्विस में एंड ऐसे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर वो कुछ काम कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा आइडिया जब हम संपूर्ण क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। ये है जयप्रकाश नारायण का पूरा विचार संपूर्ण क्रांति, कि भारत में अगर जो उस समय सिचुएशन थी, उस समय की जो सिचुएशन थी, अगर हमें वाकई में भारत को चेंज करना है तो हमें हर एस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, सोशल इकोनॉमिक पर भी, पॉलिटिकल पर भी, और जो हमारा एजुकेशन एस्पेक्ट है, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसमें भी हमें चेंजेस लेकर आनी पड़ेंगी। बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा कि नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ एक दिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ बन जाएंगे तो जा करके हम राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा 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 स्टार्टिंग से ही क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ हमें करवाना पड़ेगा। उनको सिखाना पड़ेगा कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, कैंपेनिंग्स के जरिए हो या फिर सड़कों पर एक तरीके से रैलीज वगैरह स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ताकि लोग समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें, बच्चे समझ रहे हैं कि आसपास क्या हो रहा है, कैसे एक पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कैसे चलाया जाता है। ठीक है, एक विलेज में, विलेज लेवल में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्या होती है, उसको उनको दिखाना पड़ेगा ये चीज़ और उनको समझाना पड़ेगा, तो जा करके वो समझेंगे इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली में एजुकेशन केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए भाई, एक्टिव होना चाहिए चीज़ों को। बच्चे खुद जा करके चीज़ों को सीखें, ऑब्जर्व करें और खुद उस चीज़ को करें, तो जा करके मेरे हिसाब से बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो बताई गई। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या है, पूरा एक आइडिया हम लोगों ने ले लिया कि संपूर्ण क्रांति केवल राजनीति तक सीमित हो, ऐसा नहीं है। हर तरीके से, हर लेवल पर भारत में चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, तभी भारत एक ट्रूली डेमोक्रेटिक नेशन बन पाएगा, ऐसा उनका विचार था। ठीक है, अब वापस टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिहार मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण का जो आइडिया है, उन्होंने क्या डिमांड रखी कि कांग्रेस सरकार को हटाओ और इलेक्शन करवाओ और संपूर्ण क्रांति पूरे भारत देश में लेकर आनी पड़ेगी, ताकि ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया बन सके। इसके लिए उन्होंने क्या करा, बंद, घेराव करना, स्ट्राइक्स करना, ये सारी चीज़ें उस पूरी मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से करी गई। राइट,
एंड लेकिन क्या होता है, बिहार गवर्नमेंट पर प्रेशराइज करने की कोशिश करी जाती है, प्रेशर बनाया जाता है कि वो क्या करे, रिज़ाइन करे, पर सरकार मना कर देती है। बिहार में ऐसा नहीं होता कि सरकार रिज़ाइन कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे ये जो पूरी मूवमेंट है उसको नेशनल कैरेक्टर देने की कोशिश करी गई। द मूवमेंट वॉज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस द नेशनल पॉलिटिक्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बोला जा रहा है कि धीरे धीरे मूवमेंट जो बिहार में शुरू होती है वो एक नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो अभी हमने अंडरस्टैंड करा। Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of the railway, they gave a call for nationwide strike. जयप्रकाश नारायण की जो मूवमेंट थी उससे इन्फ्लुएंस होते होते क्या हुआ, उन्हीं के साथ में क्या होता है कि रेलवे के एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और वो भी नेशन वाइड स्ट्राइक करते हैं। कुछ हफ्तों के लिए क्या कर देंगे, रेल बंद कर देंगे, ठीक है। जब रेल नहीं चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का जो मूवमेंट है वो तो इम्पैक्ट होगा ही, साथ ही साथ में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, बिकॉज रेलवेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो भी इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पर और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इससे, तो राइट। तो इसलिए क्या होता है, इसीलिए ये जो रेलवे की जो स्ट्राइक की कॉल दी जाने लगी, इसकी वजह से क्या होने लगा, दिस थ्रेटन टू पैरालाइज द कंट्री। ये एक तरीके से कंट्री को पैरालाइज करने वाली बात थी, ठीक है। 1975 में जेपी लेड अ पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट। तो जो मूवमेंट पहले हम देख रहे हैं कि बिहार तक सीमित है, अब वो कहाँ आ गई, अब वो दिल्ली में आ गई, राइट, अब वो दिल्ली में आ गई। जेपी क्या करते हैं 1975 में, पीपल्स मार्च, यानी कि लोगों का मार्च बुलाया जाता है उसको, कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो पार्लियामेंट की तरफ एक अपना मार्च निकालते हैं, राइट। एंड ये क्या बनती है, ये लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली बनती है जो कि कैपिटल में आज तक के इतिहास में एक तरीके से, मतलब उस समय से पहले इतनी बड़ी रैली, इतने बड़े लेवल पर लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली नहीं हुई थी जितना जेपी मूवमेंट में यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। अब देखो, जब जेपी को इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तरफ रेलवे एम्प्लॉयज़ भी क्या कर रहे हैं, नेशन वाइड एजिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जेपी का आइडिया था कि कोई भी मूवमेंट इम्पैक्टफुल तभी होती है जब वो नेशन वाइड मूवमेंट में तब्दील हो जाती है। अगर वो किसी स्टेट तक सीमित रहेगी तो फिर इम्पैक्ट नहीं होगा उसका बहुत ज़्यादा। हमारा काम क्या है, पूरे देश में चेंज लेकर आना, तो मूवमेंट भी क्या होनी चाहिए, नेशन वाइड होनी चाहिए, है ना, एक नेशनल मूवमेंट होनी चाहिए। तो जेपी का आइडिया ये था। जब जेपी ये सारी मूवमेंट कर रहे थे और जब लोगों का सपोर्ट भी उनको मिलना चालू हुआ, तो अपोजिशन पार्टीज़ को भी कुछ बात समझ में आई। अपोजिशन पार्टीज़ ने भी क्या करना चालू कर दिया, जेपी को सपोर्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में भी आ गया कि भाई देखो, जेपी में क्या है, दम है, जेपी में क्या है, दम है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं बंदे में है दम, वंदे मातरम, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर उनको लगा कि हाँ भाई, जेपी क्या कर सकते हैं, जेपी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं, इंदिरा गांधी को टक्कर दे सकते हैं। इंदिरा गांधी को साफ साफ एक तरीके से क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जिस नारे के साथ आप आई थी सरकार में 1971 में, जिस नारे के साथ लोगों ने आपको वोट किया, वो आप जो प्रॉमिस था गरीबी हटाने का, वो आपने डिलीवर नहीं किया। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें हैं। तो क्या होता है, सपोर्ट करने लग जाती है जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज़ है, जैसे कि भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, या भारतीय लोकदल, या सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर्स, वो जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट करने लग जाती है। एंड द पार्टीज वर प्रोजेक्टिंग जेपी एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी। वो इंदिरा गांधी के ऑल्टरनेटिव के तौर पर उसको जयप्रकाश नारायण को क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा अपोजिशन जेपी के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया, और एक तरफ क्या है, एक तरफ है इंदिरा गांधी और पूरी कांग्रेस आर। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से पूरा डिवीजन हम देख रहे हैं। और जेपी को क्या कर रहे हैं, जेपी प्रोटेस्ट में भी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। जेपी की जो रैलीज़ हैं उसमें भी हज़ारों लोग, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सरकार के ऊपर, खास तौर पर इंदिरा गांधी के ऊपर एंड जो पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी जा रही है बाय लीडिंग दीज पॉपुलर मूवमेंट्स। ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पर समझना है। ऐसा नहीं था कि, मतलब यहाँ पर एक हमें समझना है कि जो जेपी के जो मेथड्स थे उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। देर वर मैनी क्रिटिसिजम्स अबाउट हिज आइडियाज़ एंड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ मास एजिटेशन दैट ही वॉज एम्प्लॉइंग। सबसे पहला क्रिटिसिज्म उनके विचारों को लेकर था। क्या विचार है उनके विचार है टोटल रेवोल्यूशन के। उनके विचार है
कि संपूर्ण क्रांति है, क्योंकि देखो संपूर्ण क्रांति इतने बड़े लेवल पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट पर इतने सारे एरियाज़ में चेंजेस लेकर आना कोई आसान काम थोड़ी ना था, है ना। तो इसीलिए इस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा कि ये काफ़ी अनरियलिस्टिक आइडिया है। टोटल रिवोल्यूशन का जो आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, रियलाइज़ करना बहुत मुश्किल है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो मेथड है, मास एजिटेशन, सब लोगों को साथ लेकर के मूवमेंट करना, बंद करवाना, प्रोटेस्ट करना, ये जो मास एजिटेशन का जो मूवमेंट है उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा। उसका ये जो मेथड है मास एजिटेशन का, उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। क्यों क्रिटिसाइज़ करा? क्योंकि नो डाउट कि जो प्रोटेस्ट होता है अगर आप देखोगे, प्रोटेस्ट को माना जाता है दैट इट इज़ अ सिंबल। ये सिंबलाइज़ करता है कि किसी भी देश में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, वो एक हेल्दी डेमोक्रेटिक नेचर है उस पर्टिकुलर कंट्री का, कि वहाँ पर लोकतंत्र जीवित है, एक्टिव पॉलिटिक्स है, वहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार से अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्ट उसका ही एक माध्यम होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जब बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट लगातार चलता है ना किसी भी देश में, किसी भी एक एरिया में, तो क्या होता है, देखो प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्रोटेस्ट में सब लोग अपना काम छोड़ करके सड़कों पर उतरते हैं, है ना। सड़क बंद करते हैं, मार्केट्स बंद करते हैं, स्कूल्स वगैरह भी इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इम्पैक्ट हो जाते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस पर भी इम्पैक्ट होता है। एक तरीके से पूरा का पूरा लेवल पर अगर आप देखोगे, जब लंबे टाइम तक किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में या कंट्री में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक क्या हो जाती है, इंस्टेबिलिटी वहाँ पर आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि सारा सिस्टम स्टॉप हो रहा है धीरे धीरे, लोग अपने काम को छोड़ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। और ऐसा तो नहीं है ना कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा है तो वो वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, वहाँ पर छोटा सा भी कोई भी इंसिडेंट अगर हो जाता है तो वहाँ पर वायलेंस भी हो जाता है ना। तो इस समय जो मूवमेंट चल रही थी, भले ही जेपी ने जयप्रकाश नारायण ने ये कॉल किया हो कि नॉन वायलेंट रहना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ में वहाँ पर वायलेंस भी हो रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग जब आ जाते हैं तो फिर आप हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। धीरे धीरे कुछ व्यक्ति, अगर वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं तो उस मूवमेंट को एक तरीके से रुकवाने के लिए वो वायलेंस भी करने लग जाते हैं, ताकि पुलिस को ये चांस मिल जाए कि वो पुलिस क्या कर सके, लोगों पर एक तरीके से फोर्स का इस्तेमाल कर सके। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें होती है, इसी चीज़ की वजह से जेपी के जो पूरा पॉलिटिक्स है, मास एजुटेशन, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि पूरे भारत में जब लंबे टाइम तक लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार को इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशन सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं, सो इसकी वजह से भी क्या हो रहा था, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट इंडिया की सोसाइटी में एक क्योस दिखाई दे रहा था, एक अनारकी दिखाई दे रही थी कुछ समय के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमें समझनी है कि जो गुजरात और बिहार में जो एजिटेशन थे, दे वर सीन एज एंटी कांग्रेस। क्या देखा जा रहा था उनको, एंटी कांग्रेस देखा जा रहा था। रादर देन अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स, दे वर ऑल्सो सीन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए यहाँ पर उसको ऐसे देखा जा रहा था कि एक ऐसी मूवमेंट है जो इंदिरा गांधी को अपोज करने के लिए चलाई जा रही है, रादर देन स्टेट गवर्नमेंट को अपोज करने के नाम पर किसको निशाना किसको बनाया जा रहा है। देखो समझो, यहाँ पर कहने के लिए प्रोटेस्ट है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन को क्या समझा जा रहा है, सिचुएशन को समझा जा रहा है कि यहाँ पर सारा का सारा प्रोटेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट तो केवल बहाना है, एक्चुअली में निशाना कौन है, एक्चुअली में निशाना है केंद्र सरकार, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, दैट इज कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है। सो शी बिलीव दैट द मूवमेंट वॉज मोटिवेटेड बाय पर्सनल अपोजिशन टू हर। क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जेपी को क्या दिखाया जा रहा है, किसका ऑल्टरनेटिव दिखाया जा रहा है, क्या बिहार में जो चीफ मिनिस्टर थे उनका ऑल्टरनेटिव दिखाया जा रहा है, नहीं, किसका, इंदिरा गांधी का ऑल्टरनेटिव दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है ना। जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज़ है, वो लोग बोल रहे हैं कि जेपी लीड करेंगे पूरे देश को, तो किसके खिलाफ लीड करेंगे, इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि उस समय रिजीम में तो वही थी, सरकार में वही थी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या सोचा, इंदिरा गांधी को ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है गुजरात में, बिहार में, और जब बिहार का मूवमेंट धीरे धीरे बिहार से निकल करके एक दिल्ली में भी पहुंच जाता है और लोगों का सपोर्ट मिलना उसको चालू हो जाता है, सारी के सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हो जाती है, तो उन्होंने इसको ऐसे देखा कि ये पर्सनल अपोजिशन है, इंदिरा गांधी को क्या बनाया जा रहा है, इंदिरा गांधी की सरकार को निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है, इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, राइट, और लोगों को एक तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करी जा रही है। समझ में आ रहा है?
तो इस तरीके से इंदिरा गांधी ने इन सारी सिचुएशंस को देखा कि सरकार किस तरीके से सरकार को के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश करी जा रही है जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा एंड अदर इंडिविजुअल्स के द्वारा, सरकार के काम को एक तरीके से अफेक्ट करने की भी कोशिश करी जा रही है। ठीक है, क्योंकि सरकार अपना जितना भी पुलिस वगैरह है वो लगातार क्या कर रही है, पुलिस वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह के देखने में कि प्रोटेस्ट वायलेंट ना बन जाए, ये सारी सिचुएशन में लगी हुई है। समझ आ पा रहा है? तो ये चीज़ें थी, इस तरीके से इंदिरा गांधी ने इस पूरी सिचुएशन को देखा। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ये जो कार्टून दिया हुआ है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जयप्रकाश नारायण बैठे हैं, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, सेव डेमोक्रेसी, भारत में लोकतंत्र को बचाओ। ठीक है, करप्शन लॉलेसनेस बढ़ती जा रही है, वायलेंस होता जा रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट चल रही है, लेकिन मूवमेंट में ये देखो वायलेंस हो गया, क्योस हो गया, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो फिर यहाँ पर कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, लुक ही इज़ ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट क्योस, ग्रैब पावर। तो कुछ लोग जो जेपी के इस मेथड ऑफ मास एजिटेशन को क्रिटिसाइज़ करते थे, वो इसको पता है क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जयप्रकाश नारायण डेमोक्रेसी को सबवर्ट करना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं, क्योस क्रिएट कर रहे हैं, और ये सारे जयप्रकाश नारायण सब लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो सरकार क्या है, 1971 में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो, और उसी सरकार के खिलाफ ये जयप्रकाश नारायण पूरी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए, लीड करते हुए सरकार के खिलाफ मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि लोग फिर इस तरीके से बोलने लगे कि जयप्रकाश नारायण खुद क्या करना चाहते हैं, पावर ग्रैब करना चाहते हैं, इंदिरा गांधी को वो सत्ता से हटाना चाहते हैं और खुद पावर हासिल करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या किया, जो मेथड था जयप्रकाश नारायण का मास एजिटेशन का, जिसकी वजह से लॉलेसनेस भी बढ़ रही थी, है ना, क्योस भी बढ़ रहा था, तो इस तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक समझी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो देखो पूरा का पूरा मूवमेंट हम लोगों ने समझ लिया। गुजरात मूवमेंट में क्या हुआ ये समझ लिया। बिहार मूवमेंट का आइडिया क्या है, जयप्रकाश नारायण कितने इंपॉर्टेंट रोल के साथ आगे आते हैं, कैसे नेशन वाइड मूवमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड इंदिरा गांधी को एक तरीके से क्या किया जा रहा है, प्रेशराइज करने की कोशिश करी जा रही है। राइट, समझ में आया? ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, जो रेलवे स्ट्राइक 1974 में जिसका अभी हमने जिक्र किया था, उसको डिटेल में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। क्या बोला जा रहा है, क्या होगा अगर रेलवे चलना बंद हो जाती है? ठीक है, केवल 1-2 दिन के लिए नहीं, बट अगर वीक्स के लिए यानी हफ्तों के लिए अगर रेलवेज बंद हो जाती है तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन साथ ही साथ में जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी क्या होगी, वो भी एक तरीके से अफेक्ट होगी, क्योंकि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं ट्रेन्स के द्वारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यही सेम टू सेम चीज़ 1974 में होती है। क्या होता है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल, जो जिसको लीड कौन करते हैं, जॉर्ज फर्नांडीज। देखो पूरी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है, जो रेलवे स्ट्राइक होती है 1974 में, उसको लीड कौन करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कौन लीड कर रहा है, जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज ने क्या करा, ही गेव अ कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक बाय ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द रेलवे फॉर प्रेसिंग देयर डिमांड्स रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विस कंडीशन। अपनी बोनस को बढ़ाने के लिए, अपनी रेलवे एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव करने की डिमांड्स के साथ जॉर्ज फर्नांडीज़ पूरे भारत में जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़ थे उन सबको बोलते हैं कि उनको क्या करना है, नेशन वाइड स्ट्राइक करनी है, रेलवे को बंद करना है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, द गवर्नमेंट वॉज अपोज टू दीज डिमांड्स। सरकार ने इन डिमांड्स को एक तरीके से सरकार अपोज कर रही थी कि बोनस बढ़ेगा, बोनस बढ़ाना चाहिए, ये जो डिमांड्स थी सर्विस कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट की, गवर्नमेंट इसके खिलाफ थी। सो एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दे वेंट ऑन स्ट्राइक इन मई 1974। सरकार के सामने ये डिमांड रखी, सरकार ने मना कर दी कि भाई हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार के पास भी पैसे नहीं है इतने ज़्यादा, है ना। और पिछले वाले टॉपिक में हमने ये भी अंडरस्टैंड करा था कि कुछ समय के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी उनकी सैलरीज़ को फ्रोज भी कर दिया गया था। तो सरकार के पास पैसे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सरकार कैसे इतनी सारी डिमांड्स को मान लेगी। तो फिर सरकार क्या होता है, इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर दैट इज़ रेलवे, उसमें क्या होता है, स्ट्राइक हो जाती है।
right? So the strike led by the railway employees added to the atmosphere of the labor unrest. It also raised the issues like right of the workers and whether employees of essential services should adopt the measures like strike. इसकी वजह से क्या हुआ, रेलवे एम्प्लॉयज़ जब स्ट्राइक करने लगे तो लेबर अनरेस्ट और ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देने लगा, ठीक है। द गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल। सरकार ने क्या बोला, सरकार ने स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि रेलवे काफ़ी ज़्यादा क्या है, रेलवे एक एसेंशियल सर्विस में से आती है। अगर रेलवे नहीं चलेगी तो देश एक तरीके से रुक जाएगा, है ना। देश एक तरीके से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कल को अगर पुलिस स्ट्राइक करने लगे, कल को अगर पुलिस स्ट्राइक करने लगे तो पूरे भारत देश चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा भाई। पुलिस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है देश की सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में, स्टेबिलिटी में, सारी चीज़ों को चलाने में, राइट। क्योंकि लोगों का तो पता नहीं कब किसके दिमाग में क्या आ जाएगा, कब किस तरीके से कोई भी लॉ ब्रेक कर सकता है, राइट। तो लॉ को बचाए रखने के लिए, लॉ को इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की है। तो अगर कल पुलिस ये कह देती है कि सारी पुलिस प्रोटेस्ट करेगी, स्ट्राइक करेगी और हम अपना काम नहीं करेंगे, तो भारत देश नहीं चल पाएगा अंदर से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो जब रेलवे के सारे के सारे एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो रेलवे नहीं चल पाएगी, रेलवे नहीं चल पाएगी तो भारत देश रुक जाएगा, राइट। सो द गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई ये स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, इट इज़ इलीगल। एंड एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, अरेस्टेड मेनी ऑफ देयर लीडर्स एंड डिप्लॉयड द टेरिटोरियल आर्मी टू प्रोटेक्ट द रेलवे ट्रैक, द स्ट्राइक हैड टू बी कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 days विदाउट एनी सेटलमेंट। सरकार ने स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, सरकार ने डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, और बहुत सारे जितने भी लीडर्स थे जैसे जॉर्ज फर्नांडिस एंड अदर, सबको अरेस्ट कर लिया और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया ताकि वो रेलवे को क्या कर सके, रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट कर सके। और फाइनली 20 दिन के अंदर अंदर क्या किया जाने लगा, स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया, बोल दिया ठीक है कि स्ट्राइक नहीं होगी, एंड कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव था स्ट्राइक करने का वो यहाँ पर अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए ताकि दोबारा से क्या हो सके, दोबारा से जो रेलवे जिस तरीके से स्मूथ तरीके से चल रही थी वो दोबारा से चल सके, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है, देखो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोशिश तो मैं अपना जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप उसी तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो पूरा आइडिया हम लोगों ने समझा कि एक तरफ गुजरात में क्या हो रहा है, एक तरफ बिहार में क्या हो रहा है ना। और जैसे ही जेपी ने जयप्रकाश नारायण ने कोशिश करी कि एक पूरी भारत देश में मूवमेंट लेकर के आने की कोशिश करी ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बने, और जिस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस करे थे उस प्रॉमिसेस को फुलफिल करने की एटलीस्ट कोशिश करे, राइट। और अगर नहीं कर पा रही है तो फिर रिज़ाइन कर दे, है ना। अगर नहीं कर पा रही है तो रिज़ाइन कर दो। तो इस तरीके से जो प्रेशराइज करने की कोशिश करी, फिर साथ साथ में रेलवे मैन ने भी क्या करा, रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने भी स्ट्राइक करा। ये सारा का सारा पूरा बैकग्राउंड दिखा रहा है इमरजेंसी का, कि उस समय 1971 के बाद से धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरे भारत देश में लगभग कुछ अलग अलग राज्यों में एंड कुछ लेवल पर नेशन वाइड क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल पर अनरेस्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। समझ में आ रहा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर एक और स्ट्रगल को समझेंगे, कैसे गवर्नमेंट अब किसके साथ स्ट्रगल कर रही है, जुडिशरी के साथ स्ट्रगल कर रही है। तो क्या स्ट्रगल थी जुडिशरी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, वो हम लोग समझेंगे लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, आई होप समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इस टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।